सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 3 27 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिक बनते हैं उन्हें हम ट्रिक व एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। बच्चों, ये मेरे पढ़ाने का तरीका होगा, इन पूरे टॉपिकों को मैं आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं, आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। यदि आप 40 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हो 50 में से, तो आपको ऐसे तैयारी करनी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सुमेलित है, सही बताना है। अब आपको पता होनी चाहिए 4 बोध संगति हुई थी, इन 4 की 4 को मैं आपके माइंड में सेट करता हूं। लगभग 20 प्लस क्वेश्चन, देखो कैसे याद करते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए बोध संगति कितनी हुई थी, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इनका स्थान देखते हैं। सबसे पहले स्थान कैसे याद करोगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास एक घर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, एक घर। घर का मतलब क्या हुआ, पहली बोध संगति आपकी हुई थी राजगढ़। घर बना लिया, घर बनाने के बाद शादी हुई किससे, वैशाली नाम की लड़की से। शादी किससे हुई, वैशाली नाम की लड़की से। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी बोध संगति कहां पर हुई थी, वैशाली में। घर बन लिया, शादी हुई, शादी होने के बाद क्या हुआ, एक पुत्र हुआ। क्या हुआ, तीसरे नंबर पे पुत्र। इसका मतलब तीसरी बोध संगति कहां पर हुई थी, ये आपकी पुत्र पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके बाद घर बना, वैशाली से शादी हुई, एक पुत्र हुआ तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर कहां गए थे, कश्मीर घूमने के लिए चले गए थे। ये आपके स्थान ऐसे याद होंगे 4 के 4। सबसे पहले घर बनेगा, सभी को पता है, फिर शादी भी होगी, और फिर एक पुत्र भी होगा, और फिर कश्मीर घूमने के लिए चले जाएंगे। आपके याद ये 4 के 4 स्थान हो चुके हैं। अब जो इसके शासन है, किसके शासनकाल में हुई थी, उसे कैसे याद करेंगे। एक शत्रु है हमारा, एक क्या है हमारा शत्रु। पहली बोध संगति अजात शत्रु के कार्यकाल में, शासनकाल में हुई थी। और वो जो शत्रु है ना, वो काला है। ऐसे ही याद करना। देखो कंप्लीट टॉपिक याद कराऊंगा आपको। आज की क्लास से 15 से 20 क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक कवर करना जरूर पड़ेगा। जो हमारा शत्रु है वो कैसा है, काला। शत्रु था हमारा एक, सबसे पहले शत्रु कैसा था, काले रंग का था, काला। ठीक है जी। दूसरे जो द्वितीय बोध संगति के शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई थी, काला अशोक। और उसका नाम क्या है, अशोक। जो शत्रु था उसका नाम क्या था, अशोक। और जी वो क्या है, कनिष्क का भाई है या कनिष्क का चाचा है, ऐसा याद करना। देखो दोबारा, हमारा एक शत्रु है, पहली बोध संगति अजात शत्रु के कार्यकाल में, शासनकाल में हुई थी। वो काला है, काला बोले तो आपका काला अशोक हुआ। दूसरी काला अशोक के समय में हुई थी, उसका नाम क्या है, अशोक। तीसरी अशोक के समय में हुई थी। और वो है ना कनिष्क का भाई है या वो काना है, ऐसा याद कर लेना। चौथी आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब मैं आपको इनके अध्यक्ष याद कराता हूँ। देखो जो प्रथम बोध संगति थी, बहुत बड़ी बात थी, वो किसके कार्यकाल में हुई थी, महाकश्यपम। महान आदमी था जी वो, जिसके अध्यक्षता में पहली बोध संगति हुई थी। महान मतलब महाकश्यपम, याद रहेगा आपका। और जो द्वितीय बोध संगति हुई थी आपकी, वो सबाकामी के में हुई थी। किसके में हुई थी, सब काम दूसरे वाले आदमी पे करवाना चाहते हैं हम। तृतीय बोध संगति, तृतीय तय से तृतीय, तय से तिस्क। और जो चतुर्थ बोध संगति हुई थी, और वो किसकी हुई थी, वसुमित्र। मेरे 4 मित्र हैं। ऐसे आपके तीनों टॉपिक माइंड में सेट हो चुके होंगे। एक बार मैं रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने घर बनाया, फिर शादी हुई किससे, वैशाली से, फिर एक पुत्र हुआ पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर घूमने गए। ये तो आपके याद हो चुका है। शासनकाल कैसे याद करोगे, मेरा एक शत्रु था, वो काला था, अशोक नाम था, और कनिष्क का वो भाई चाचा था, वो कुछ भी था। इसके बाद पहली बोध संगति, महान आदमी था, सब काम दूसरे पर करवाते हैं, इसलिए दूसरी बोध संगति के अध्यक्ष सब्बागामी। तृतीय में 30 से 30 और 30 से तृतीय। चतुर्थ बोध संगति में 4 मित्र थे जी। चलो इतनी जानकारी आपको इससे सफिशिएंट है। यदि आप पूरी क्लास देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ये वाली क्लास देख लेना। कंप्लीट डिटेल आपके माइंड में सेट हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपको डिटेल इस छोटी सी क्लास में नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक कवर कराने हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग कौन सा है, संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकारी को, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ ये सारी चीजें कौन से भाग में। संविधान के पूरे 22 के 22 भाग मैं आपको 3 लाइन में याद कराऊंगा। कितनी लाइन में याद कराऊंगा, 3 लाइन में याद कराऊंगा। चलो पहले वही करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, संविधान में भाग कितने हमारे, टोटल 22 भाग है जी। इनको हम 3 लाइन में याद करेंगे। पहली जो लाइन है मेरी वो ये है, संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गए। इस वाली लाइन से आपके 7 भाग याद होंगे स्टार्टिंग के। इसके बाद आपका सराक्स की पंचायत में नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार में सेवाओं के अधिग्रहण का चुनाव किया। ये दूसरी लाइन है। इससे आपके 15 तक याद होंगे। कैसे होंगे वो मैं साथ के साथ अभी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से आपको माइंड में सेट करना है। कोई से एग्जाम में बैठ लेना, इस वाले टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। तीसरी लाइन क्या याद करनी है आपको, विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रक्रिया में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त कीजिए। अब देखो इस समय आपको कोड वर्ड से कैसे बनाता हूं सब कुछ जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो आपको पता होना चाहिए 22 भाग, कौन सा भाग कहां से कहां तक है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, और किस भाग में क्या है। ये तो आपको पक्का करना ही करना पड़ेगा यदि आप संविधान में 1 नंबर पक्का करना
चाहते हो। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं पहला भाग में क्या है, संघ। पहले भाग में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र, जो कि आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसके बाद नंबर 2 पे है नागरिकता, ऐसे ही याद करना है लाइन लिख के। नंबर 2 पर नागरिकता है, जो कि भाग नंबर 2 में 5 से लेकर 11 तक है। अब तीसरे नंबर में से बना आपका मौलिक अधिकार। भाग नंबर 3 में क्या, मौलिक अधिकार, जो कि आपके 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। नी से बनता है आपका चौथे नंबर पर नीति निर्देश तत्व, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक है। और जो है ना, मैं दूसरे व तीसरे वाला मैं बना, इससे बनता आपका मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके आपके भाग नंबर 4 कै में है। ठीक है जी। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है आपका संघ, जो कि मेरा क्वेश्चन का आंसर है लास्ट का। 5वें नंबर पे क्या आता है, आपका संघ आता है, जो कि आपके अनुच्छेद 52 से जो राष्ट्रपति स्टार्ट होता है से लेकर 151 तक है। इसके अंतर्गत ही जो आपके टर्म इसमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। भाग 5 हुए। छठे भाग में क्या आता है, राज्य से आपका आ जाएगा राज्य, जो कि राज्य कहां से कहां तक है आपका, राज्य है आपका 152 से लेकर 237 तक। और निकल गया भाग नंबर 7 है, जो कि वर्तमान में निष्कासित हो गया है। आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 238 है। एक बार जिन स्टूडेंट की समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देखो और लिखो, और लिखने के बाद प्रैक्टिस करो। गारंटी में दे रहा हूं, 5 बार लिख लेना इन तीनों लाइन को, 22 के 22 भाग आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इसके बाद 1 से 7 तक हमारे कंप्लीट हुए। अब करते हैं हम 7 से लेकर 15 तक। 7 से 15 तक कैसे याद रखोगे, देखो, सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। चुनाव आता है आपका भाग नंबर 15। ठीक है जी। सराक्स से क्या बनता है, देखो यहां तक हमने कवर कर चुके हैं। सराक्स से बनता है भाग नंबर 8 संघ व राज्य क्षेत्र, जो कि आपके 239 से 242 तक है, भाग नंबर 8। 9 पे लिखो पंचायत, 9 पे क्या आपकी पंचायत। नगर पालिका आपका क्या है, 9A। ठीक है। सहकारी समिति को क्या है, 9B। ऐसे याद करना, बस कीवर्ड उठाने। पंचायत 9 में, पंचायत के बाद नगर पालिका 9A, सहकारी समिति 9B। इसके बाद अनु आता है, अनु है आपका 10वें नंबर पे। अनु से क्या बनता है, अनु से बनता है आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 244 से लेकर 244A तक है। जो आपका पंचायत थी वो 243 से 243O तक है। ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है 10 तक कवर हो चुके हैं हमारे। इसके बाद आता है 11वां संबंध। भाग नंबर 11 में क्या आता है, संबंध। संबंध किस किस के बीच आते हैं, राज्य और केंद्र के बीच संबंध है, जो आपके 245 आर्टिकल से लेकर 263 आर्टिकल नंबर तक है। आपको देखो रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यदि आप हर एग्जाम में 1 नंबर पक्का करना चाहते हो। अन्यथा साल 2 साल 3 साल से आप तैयारी कर रहे हो, 22 के 22 भाग उंगलियों पर आपके बहुत ही मुश्किल कम बच्चों के आज तक हुए होंगे। इसके बाद देखो संबंध के बाद आता है वित्तीय। वित्तीय कौन से पाएगा आपका, वित्तीय आएगा 12 पे, सीरीज वाइज है बस। 8 नंबर में संघ व राज्य क्षेत्र से भाग नंबर 8, पंचायत 9, पंचायत व नगर 9A, नगर की समिति 9B, अनु मतलब अनु है आपका 10 पे, अनु के संबंध है भाग नंबर 11 पे, वित्तीय भाग नंबर 12 पे। और भाई आपका व्यापार, तेरा व्यापार कैसे चल रहा है बच्चे, 13 पे क्या आता है आपका व्यापार, भाग नंबर 13 में, जो कि 301 से लेके 301 से 307 तक है। किसी से आप अपने दोस्त से पूछना तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, फिर वो क्या कहता है, भाई तेरे साथ की जरूरत है। तेरे भाग नंबर 13 और 7 मतलब 307 तक है। व्यापार के बाद क्या आता है आपका, व्यापार की बात आती है आपका भाग नंबर 13 में क्या है, व्यापार है। भाग नंबर 14 में क्या है, सेवाएं है। भाग नंबर 14 में सेवाएं बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल निकल कर आता है यहाँ से। लोक सेवा आयोग डायरेक्ट पूछा जाता है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है किस आर्टिकल नंबर में, भाग कौन सा है आपका, भाग नंबर 14 है। इसके बाद आपका अधिकरण आता है, भाग नंबर 14 एक में अधिकरण आता है आपका। चुनाव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, भाग नंबर 15 में आता है आपका चुनाव। एक बार सपोज करो, मान लिया आपने पूरे भाग याद कर लिए, चुनाव का कोई आर्टिकल आया एग्जाम में, आपको पता है भाग नंबर 15 जो है आपका 324 से लेकर 329 तक है। यकीन मानना 2 ऑप्शन तो इन 2 के बीच में से मिल सकते हैं आपको, 2 इधर उधर से मिलेंगे, आपके 2 ऑप्शन बड़े आसानी से कट जाएंगे। 80 से 90% चांस है इन आर्टिकल के बीच में आपको ऑप्शन एक मिलेगा, यदि आपको भाग पर कमांड है कि कौन सा भाग कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक है। आप ऑप्शन 2 से लेकर 3 ऑप्शन आर्टिकल के बड़े आसान तरीके से काट दोगे। नेक्स्ट देखो, आपके 2 लाइन याद हुई, एक बार फाइनल रिवीजन करा दूंगा इसको। इसके बाद आपका है भाग, तीसरी लाइन मेरी जो है ये कहां से कहां तक है आपकी, 16 से लेकर 22 तक। इसे कैसे याद करेंगे, विशेष 15 तक जब चुनाव हुआ था तो 15 के बाद क्या आता है 16। विशेष उपबंध भाग नंबर 16 में है, जो कि आपके आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। भाषा को है खतरा, इसलिए भाषा है भाग 17। भाषा कौन से भाग में आपकी, 17 भाग नंबर 17 में है,
कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 15वीं सिंधी जुड़ी, 15वीं सिंधी जुड़ी आपकी, 16वीं, 17वीं, 18वीं नमक जुड़ा। नमक बोले तो न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोकणी। 18 हुई। इसके बाद 19, 20, 21, 22 ये जुड़ा बदमाश, वैसे बोर्डो, डै से डोगरी, मैं से मिताली, से संताली। देखो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन गलत एग्जाम में ना हो। डिटेल के साथ करो और कंप्लीट टॉपिक कवर करके चलो। लगभग हर पेपर से 10 से 12 टॉपिक में छांट का आपका लेकर आऊंगा जो कि एग्जाम में जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते चलो, शॉर्ट मूवी की तरह आपको सब कुछ याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर या नोट डाउन कर लेना। प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी पड़ेगी। कहां तक आ गए थे हम? भाषा, भाषा कौन से भाग में थी आपकी? 17 में। 17 भाग नंबर 17 आपका कहां से कहां तक है? 343 से लेकर 351 तक। इसके बाद भाग नंबर 18 में क्या है आपका? आपातकाल, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक है। इसके बाद आपात को, विशेष भाषा से आपात को बचाओ, आपात को बचाओ और प्रकीर्णन में संशोधन कर, प्रकीर्णन में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संचित करो। जो आपका संशोधन है डायरेक्ट पूछा जाता है। संविधान संशोधन कौन से भाग में है आपका? भाग नंबर 20 में है, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है। अस्थायी व्यवस्था कौन से भाग में आपकी? भाग नंबर 21 में है, जो कि 369 में है। और वही तुम्हारा संक्षिप्त करो लास्ट में जितने आर्टिकल बचते हैं आपके, वो भाग नंबर आपके 22 में है, जो कि आपके 393 से लेकर 395 तक। अब सभी में फाइनल रिवीजन कर दूं उसका एक बार पूरी की पूरी ट्रिक का। 3 लाइन याद रखनी है। पहली लाइन कौन सी है? जब आपका भाग नंबर 1 से 7 तक कवर होंगे, संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गए। इतनी बड़ी लाइन नहीं है और इतनी खतरनाक आपकी ये ट्रिक भी नहीं है। इसके बाद आप 7 भाग याद हो जाएंगे आपके। इसके बाद दूसरी लाइन आपको याद रखनी है। सराक्स की पंचायत ने, नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। चुनाव 15 पाते हैं। ठीक है जी, ये आपकी 2 लाइन हुई, भाग नंबर 15 तक कवर हुआ। तीसरी लाइन आपको याद करनी है। विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। आपके ऐसे करके ये आपको पूरे संविधान के भाग याद हो जाएंगे। ऐसे ही आपको एक अनुसूची की लाइन याद रखनी है, जो कि आपकी 12 कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची के लिए क्या लाइन याद रखनी है? राजभवन पे क्या याद रखनी है? राजभवन पे पद की शपथ लेने से तारा मामी व सरस्वती के, स्पेस थोड़ा मेरे सामने कम है, यदि मैं आपके सामने खड़ा होकर पढ़ाता और बहुत जबरदस्त करा देता। सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। अब देखो, राज के बाद राज्य में आपके राज सर है ना, सर राजभवन पे। संघ शासित राज्य क्षेत्र आपके कौन से भाग? उसमें अनुसूची में 1 में। वैते भत्ते, वैते वेतन, पैते आपकी पेंशन भाग अनुसूची नंबर 2 में। पद की शपथ कौन से में? अनुसूची नंबर 3 में। ठीक है जी। शेष क्या है? सीटें, कौन सी सीटें? राज्यसभा सीटें कौन से भाग में? उसमें अनुसूची में, अनुसूची नंबर 4 में। राजभवन पद की शपथ लेने से आज आज से क्या बनता है? अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र कौन से उसमें है? अनुसूची नंबर 5 में। TARA त्रिपुरा, A असम, MA मेघालय, MI मिजोरम, ये 4 राज्य जो है इनके बारे में, जो प्रशासन के बारे में है, ये उल्लेख कौन सी अनुसूची में? आपकी 6ठी अनुसूची में। मामी वे सरस्वती बोले तो संवर्ती सूची और वही तुम्हारी राज्य सूची और संघ सूची, ये सूची आपकी अनुसूची नंबर 7 में है। भाषा आपकी 8 में है, जो कि 22 है। ठीक है। बदल गया भाषा से बोले तो भूमि सुधार आपका अनुसूची नंबर 9 में है। बदल गया मतलब दल बदल आपका अनुसूची नंबर 10 में है। पंच से बनता है आपका पंचायत, जो कि 11 में है। क्या था लास्ट में? बदल गया पंचनगर, नगर बोले तो नगर पालिका, जो कि आपकी अनुसूची नंबर 12 में। एक बार सभी स्टूडेंट अच्छे से जाके ये वाली क्लास देख लेना संविधान की। एक बार यदि आप अच्छे से देख लोगे, क्योंकि बोर्ड पर क्लास ली गई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आपके संविधान के भाग, अनुसूची और आर्टिकल। गारंटी में लेता हूं अच्छे से देख लेना, सिर्फ सुन लेना, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पढ़ने की। लेक्चर नंबर ये 3 था, संविधान की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, मकबरे का एक क्वेश्चन पक्का आता है, रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मेरी आवाज को ना सुनते चलना है। देखो मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित नहीं है? यदि आपके अभी तक आप क्लास देख रहे हो, मकबरे वाला टॉपिक याद नहीं है, 2 मिनट रुको, 6 के 6 7 के साथ आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। देखो,
जहांगीर का, ये जहां भी गिरा था ना, जहांगीर का मकबरा कैसे याद करोगे, ये जहां भी गिरा था ना इसके लहू निकल जाता। लहू मतलब गिरते ही ना, सड़क पे गिरती चोट लग जाती थी इसके, और लहू निकल जाता था। लहू से क्या बन रहा है देखना जरा, काबुल लहू से नहीं बनता, दिल्ली लहू से नहीं बनता, सिकंदरा लहू से नहीं बनता, लहू से तो लाहौर ही बनता है सर जी। इसका मतलब जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है आपका, ये आपका लाहौर में स्थित है। अब हम बात करते हैं जो लाहौर की में और किसकी कहां पर है। सबसे पहले देखिएगा बाबर। बाबर को काबू करना मुश्किल था, 4 युद्ध जीतते हुए थे। काबू बोलता है तो क्या बोल बनेगा, काबुल। हुमायूं, हुमायूं को याद रखना, माँ हुमायूं में आ रही है माँ, माँ का दिल जैसा कोई दिल नहीं है जी, दिल बोले तो आपका दिल्ली। अकबर किसके जैसा महान था, सिकंदर जैसा। इसके मतलब अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदर। शाहजहां, शाहजहां तो ये देख, शाहजहां का तो सभी को पता, प्यार की निशानी बना रखी जी इसने, क्या है, आगरा में। औरंगजेब, जेब में क्या होनी चाहिए, पॉकेट में, हमारी जेब में क्या होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए। दौलत बोले तो आपका दौलताबाद। शेरशाह, शेरशाह सूरी। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम बैठ के क्लास ले रहे हैं, सामने से शेर आ जाए निकल के, तो शेर शेर नहीं बोला जाने का, क्या बोल लेंगे, शेर शेर से निकलेगा। और से किस में आता है आपका, सासाराम में। बेजू बावरा, बेजू बावरा, ये बावरा बावला था, ये देरी देरी साधता था, ये इसका मतलब चंदेरी। एक बार मैं फाइनल रिवीजन करा देता हूँ, आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी। सबसे पहले बाबर को क्या करना मुश्किल था, काबू, इसलिए आपका काबुल। हुमायूं, हुमायूं में माँ रहा है, माँ का क्या होता है, बहुत अच्छा दिल, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। अकबर किसके जैसा महान था, सिकंदर जैसा। इसका मतलब अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा में। जहांगीर, ये जहां भी गिरता था लहू निकलता था, लहू निकलता था बोले तो आपका लाहौर। शाहजहां, आगरा सभी को पता है। औरंगजेब, औरंगजेब की जेब में क्या थी, जेब में क्या होनी चाहिए, दौलत, तभी आपको हर कोई पूछता है, अन्यथा कोई मतलब भी नहीं रखता। शेरशाह, शेर देख के शेर नहीं बोला जाने का, क्या बोल लोगे, से निकलेगा, से बोले तो आपका सासाराम। बेजू बावरा, ये इतना बावला था, ये बेचारा देरी से आपका आता था। देखो आपको सभी टॉपिक ऐसे ही कवर करने पड़ेंगे। यदि आपको कोई टॉपिक चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसकी आपकी एक ट्रिक वाली क्लास लेकर जाऊंगा, चाहे वो टॉपिक आपका इतिहास का हो, भूगोल, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, एक्स वाई जेड, कोई सा भी टॉपिक हो, उसी की मैं आपकी क्लास बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल बनती है, अब साथ के साथ वो भी कवर करेंगे, क्योंकि देखो जब मैं आपसे वादा किया है कि इस क्लास से आगामी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपके फिक्स है, तो वो फिक्स करने के लिए अच्छी तरीके से कवर करना है पेपर हमें पड़ेगा। चलो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जहांगीर, जहांगीर आपका कब से कब तक था, 1605 से लेकर 1628 तक जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं मुगल साम्राज्य के बारे में आपको बता दूं, पूरी सीरीज बता दूं, बाहुबली अकबर की कैसे याद रखोगे, देखो हर चीज की ट्रिक मिलेगी बच्चा। बाहु कैसे याद करोगे इसे, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेते हैं सीरीज में। एक ले याद रखना, आपको मुगल काल पूरा याद हो जाएगा। बाहुबली, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर, बहुत हुई जहांगीर, शाहजहां ने औरंग को दिए, छोटी छोटी लाइन तो बच्चा याद करनी पड़ेगी, औरंग को दिए बहुत से वीर। बा से बनता है आपका बाबर, बाबर का बेटा कौन था, हु से बनता है आपका हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर, अकबर के बाद कौन आया, बाहुबली अकबर की बहुत ही जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आता है, शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन आता है आपका औरंगजेब। ऐसा आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड के लिए एक मोबाइल नंबर याद रख लेना, चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। अब जो क्वेश्चन बनते हैं इससे, 1606 में राजकुमार सलीम, क्या नाम था इनका, राजकुमार सलीम जहांगीर, विश्व का विजेता की इसने उपाधि धारण की जब इन्होंने अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम भी इनका नाम था, पता होना चाहिए। उन्होंने 12 अध्यादेश जारी किए, वह अपने सख्त सख्त शासन के लिए जाने जाते थे। आगरा में जंजीर ए आदिल, न्याय की श्रृंखला, डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर किसने बनाई थी, डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने बनाई थी, जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनाई थी। वह अकबर के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका नाम जिनका जिनका जन्म 1569 को आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में हुआ था। 1611 में इन्होंने मेहर उन निसा से शादी की। इनकी वाइफ का नाम पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इनकी वाइफ का क्या नाम था, मेहर उन निसा से शादी की, जिससे उन्होंने नूरजहां, दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। दुनिया की रोशनी की उपाधि किसे दी थी, इन्होंने अपनी वाइफ को दी थी। उन्होंने अपने बेटे खुसरू मिर्जा को हराया और कैद किया।
क्वेश्चन ये बनता है डायरेक्ट जो पूछा जाता है यहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने गुरु अर्जुन पांचवें सिख गुरु और खुसरो मिर्जा के समर्थकों में से एक के साथ भी हाथापाई नहीं की। ठीक है जी। न्याय की जंजीर किसने बनाई थी? जहांगीर ने बनाई थी जी। ठीक है। इसके बाद आपका ये तो शायद यहां से क्वेश्चन और बनता है, तुझको ए जहांगीर लिखी थी, किसने लिखी थी? इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? तुझको ए जहांगीर। इन्होंने अपने शासनकाल में तंबाकू का उत्पादन शुरू किया। ये पूछा जाता है कि तंबाकू का उत्पादन किसके कार्यकाल में हुआ था? जहांगीर के। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये पॉइंट, कप्तान हॉकिंस और सन थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया। ये पूछा जाता है कि कप्तान हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? जहांगीर के आया था। सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था? ये भी आपके जहांगीर के दरबार में भारत आया था। इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष कौन से में समाप्त हुई? एक आपकी ये प्रमोशन की वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा डिटेल आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। यदि आप ये 5 से 7 मिनट की वीडियो है, यदि आप ये लॉन्ग वीडियो जाकर एक बार देख लोगे, कोई भी टॉपिक इन टॉपिक से क्या लिखा हुआ है? पंचवर्षीय योजना, उद्देश्य, मॉडल, कार्य याद करने की ट्रिक, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। यूट्यूब पर पहली बार एक वीडियो में सब कुछ कवर। एक बार जाकर देखना, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको एक क्लास दिखाई देगी। ना मजा आया कमेंट बॉक्स में आके लिख देना कि आपका पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ, और वो भी ट्रिक के साथ। अब मैं चलो इससे याद करा देता हूँ आपको कुछ हद तक यहीं पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वर्ष किस वर्ष में समाप्त हुई थी? इसका आपका राइट आंसर है आपका 2012 में। अब सबको ये पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। कैसे याद रखोगे? पहली 5 साल, बस 51 याद रखना है। देखो आपको 1951 याद रखना है, पहली 5 साल, फिर 5 जोड़ देना, 51 से 56, 56 से 61, फिर 5 जोड़ देना, 61 से कितनी हुई? 66। फिर यहाँ गैप आएगा, कितना आएगा गैप? कब आएगा ये गैप? ये आपका 1966 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। पहला योजना अंतराल कब आता है? 1966 में। इसके बाद 2 साल का गैप आया आपका, ये 69 से फिर आपकी कहां तक चली? वो 74 तक चली। फिर 5 साल का, देखो 5 5 5, 3 साल का गैप, फिर 5, 74 से फिर आपकी कहां तक चली? 78 तक। यहाँ पर 4 की चली, फिर गैप आया आपका 78 से 80 तक आपका गैप आया। दोबारा लिख देता हूँ, 66 क्या है? 1978। ठीक है जी। चलो इसके बाद 2 साल का गैप आया, फिर उसके बाद आपकी 80 से 85, फिर 5 साल, 85 से 90, फिर 5 साल, फिर तीसरा गैप आया, पहला, दूसरा, तीसरा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, यहां से देखो क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। 1990 से 92, 1990 से 92, ये 3 महीने इसलिए लिखे, जितने भी योजना अवकाश आए थे इनके बीच में 12 साल का गैप था। याद रखने का तरीका है ये देखो, 66 में 12 जोड़ोगे 78, 78 में 12 जोड़ोगे 90, तीनों में 3 साल का गैप, तीनों कवर होंगे। पहला योजना अवकाश का क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे का पूछा जाता है, तीसरे का पूछा जाता है। याद करने का तरीका बताया मैं आपको, 51 से स्टार्ट करोगे, 5 5 5 3 बार, फिर गैप, फिर 5 4, फिर गैप, फिर 5 5 5 5 5, लिखते चले जाना। कॉपी पे प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका एक बार, नहीं आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 11वीं तो पूछ भाई एग्जामिनर, कौन सी पूछनी? हमारे तो सारी याद है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार डिटेल जाकर देखना जरूर, मजा आ जाएगा आपको वीडियो में। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं योजना अवकाश से, वो देखो कैसे। 15 नंबर कहेगा चला हुआ जी, ऐसे नहीं कहेगा चला हुआ, हवाई में करवाऊंगा मैं कंप्लीट आपको। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है? ये आपकी यूएसएसआर से उधार ली है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म जो आपकी होती है वर्तमान में क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है, भारतीय योजना के जनक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के आपके जो अध्यक्ष होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग की सीईओ कौन है भाई? आपके श्री वी आर सुब्रमण्यम जी है। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। एक प्यारा सा क्वेश्चन कोई सी भी शिफ्ट में आपके सामने रखा हुआ मिलेगा, इसलिए पॉइंट आपको जानने जरूरी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो एक आपका योजना आयोग है, ये तो आपको मैं नीति आयोग की डिटेल बताई क्योंकि इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं योजना आयोग की। सबसे पहले पूछा जाता है कि योजना आयोग ये है एक कैसी संस्था है? ठीक है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर विधानिक निकाय था। जो आपका योजना आयोग था उसे खत्म करके हमने क्या बनाया है? नीति आयोग बनाया है। कब बनाया है? 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तब ये बनाया है। अब योजना आयोग और नीति आयोग दोनों से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, ये एक गैर संवैधानिक था। गैर संवैधानिक क्या होता है? जिसका कहीं संविधान में वर्णन नहीं हो उसे गैर संवैधानिक कहा जाता है। योजना आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है। जो ये योजना आयोग है ना, कोई आर्टिकल नहीं है, किसी भाग में नहीं लिखा हुआ योजना आयोग के बारे में।
ठीक है जी, कोई इसकी अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची में नहीं लिखा हुआ, इसलिए गैर संवैधानिक है, ऐसा समझ लेना। योजना आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में क्या है आपके नरेंद्र मोदी जी है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार की गई थी। किसके अनुसार की गई थी? 39 के अनुसार की गई थी। राज्य नीति निर्देश के सिद्धांतों का ये हिस्सा है, लेकिन योजना आयोग का डायरेक्ट आर्टिकल आपका नहीं है। शीर्ष निकाय भारत के 5 साल की योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है। एक राष्ट्रीय विकास परिषद आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की डिटेल देख लेना, एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ है एग्जाम में, मिलना ही मिलना है बच्चों। फिलहाल टाइम क्या है, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करने का एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ कंप्लीट, कि उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, उससे आपके क्वेश्चन पहुंच से बाहर ना जाए। विकास परिषद की स्थापना देखो, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, इंपोर्टेंट लगे हैं आपको क्वेश्चन या नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट डेट पूछी जाएगी आपसे, 6 अगस्त 1952 को। और नीति आयोग की डेट पूछी जा सकती है। नीति आयोग की जो आपकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद आती 15 में भारत में, मतलब उन्होंने मोदी जी ने स्टार्ट ये कर दिया था। ये आप हल्के में मत लेना, ये डेट कौन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद की मोस्ट इंपोर्टेंट है, और नीति आयोग की आपकी तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, डेट क्या थी? 6 अगस्त 1952। नीति आयोग की थी 1 जनवरी 2015। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम, क्योंकि अध्यक्ष तो सभी को पता रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरों में से एक है। यह है कहां पर स्थित है? बच्चों, टीसीएस कंपनी का फेवरेट क्वेश्चन है डिगबोई का। डिगबोई से उठाता है क्वेश्चन आपका। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मतलब असम। अब इसकी थोड़ा डिटेल देखते हैं, असम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असम का जो पुराना नाम था वो क्या था? कमरूपा। दिसपुर इसकी क्या है? राजधानी। असम को 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, यदि आपके जीके की तैयारी बहुत अच्छे भी लेवल की है ना, तो भी आप पहली बार पढ़ सकते हो, ऐसा मुझे महसूस होता है। असम को भारत के चाय का बागान के रूप में जाना जाता है। असम भारत की चाय का प्रमुख उत्पादन है। क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे। असम को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यदि क्वेश्चन ये आ जाए आपके सामने, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, उसका आंसर आपको लगाना है असम। असम ने भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा की गई है। ठीक है जी। गुवाहाटी को पूर्व की रोशनी के रूप में जाना जाता है। गुवाहाटी को किसकी रोशनी के नाम में जाना जाता है? पूर्व की रोशनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय राज्यों में 4 राज्यों में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 4 आते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है, हाई कोर्ट तो कितने हैं? 25 ही तो है। राज्य हमारे हो रहे 28, जिसमें कि आपके केंद्र शासित प्रदेश भी है। कुछ कोर्ट है जो कुछ उच्च न्यायालय है उनके अंतर्गत 2-2, 3-3, 4-4 राज्य आते हैं। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय राज्यों में 4 राज्यों के संदर्भ में सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है। जोरहाट असम की सांस्कृतिक राजधानी है। असम की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है आपकी? जोरहाट। ब्रह्मपुत्र को असम में सोरो के नाम से जाना जाता है। मानस नेशनल पार्क और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। यह पूछा जाता है कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका वो असम में है। काजीरंगा आपका कहाँ है? काजीरंगा भी एक सिंह के गैंडे वाले जो है वो उसके लिए फेमस है। ये भी आपका असम में है। ऐसे याद रखना, यदि आपके याद नहीं रहता है। मानस बोलता है किसे? मानस किसे बोला जाता है? मनुष्य को। मनुष्य कैसा होना चाहिए? औसम होना चाहिए, बहुत बेहतरीन मनुष्य होना चाहिए। ऐसे इसको भी याद ऐसे रखना। काजीरंगा रंग कैसा होना चाहिए? रंग भी आपका औसम होना चाहिए। देखो फिर ऐसे आप भूलने के नहीं कभी भी। अब जो असम से इंपोर्टेंट फैक्ट है वो तो हमने पता ही कर लिए। इसमें ऑप्शन में है गुजरात। अब गुजरात के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको कवर कराता हूं। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात को महापुरुषों की भूमि के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि महापुरुषों की भूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसे जाना जाता है? गुजरात को जाना जाता है। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा किसकी है आपकी? सर्वाधिक किसकी है? गुजरात की। यदि सबसे कम पूछ ले एग्जामिनर तो आप लगाओगे आंसर गोवा की सबसे कम है। कांडला भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक जवारीय बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जवारीय बंदरगाह है? उसका राइट आंसर आपका क्या होगा? कांडला होगा। इसके बाद आपका भारत में पहला 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे गुजरात अहमदाबाद भी बड़ोदरा में स्थापित हुआ था। ठीक है जी। भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर तेल रिफाइनरी रिलायंस कहां पर स्थित है? सबसे बड़ी जामनगर रिलायंस। गुजरात में मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा,
गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये आपका गुजरात का है। कौन सा है? आपका गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका ये है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछा जा सकता है आपसे, रण कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लगाई थी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, जो कि आपकी कहां पर स्थित है? ये भी आपके गुजरात में स्थित है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी होनी जरूरी है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, तभी आप बहुत अच्छी पकड़ बना पाओगे जीके में। और जो 40 प्लस का टारगेट है हमारा, वो हम 40 प्लस का टारगेट बहुत आसान तरीके से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, कहां गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? 3 लिखी गई है, 1 नहीं लिखी गई। अब मैं आपको कवर कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स जो कि आपकी पूछी जाती है। ये सामने लिखी हुई है, इससे अलग भी 4-5 अलग कवर कराऊंगा। इसका आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड। अब इसकी पहले डिटेल देख लेते हैं, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स भी करेंगे जो डायरेक्ट पूछी जाने की संभावना है। एम के गांधी एक विपुल लेखक थे। गांधी ने इंडियन ओपिनियन, इंपोर्टेंट है जी, इंडियन ओपिनियन पूछी जाती है, किसकी है? यंग इंडिया और बी सहित कई समाचार पत्रिकाओं का स्थापना में संपादक किया। 2 इंपोर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। असंख्यक पुस्तकें हैं जो कि विभिन्न विषयों पर आधारित है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ गांधी द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें हैं, कौन सी? हिंद स्वराज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडियन होम रूल 1909 ये भी इंपोर्टेंट है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स और नेचर क्योर। ये आपकी 4-5 बुक है महात्मा गांधी की। अब थोड़ा महात्मा गांधी से अलग भी बात करते हैं हम थोड़ा सा। जवाहरलाल नेहरू की पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है आपकी? ये आपकी है डॉक्टर बोलने नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी की है। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूछी जाती है आपसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? ये आपकी प्रसाद जी की है। नेहरू की क्या थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक सरोजिनी नायडू की पूछी जाती है, जब बात हम कर ही रहे हैं, ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसका गलत आंसर है, ये है किसकी? ये आपकी सरोजिनी नायडू की है। ये आपकी किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। देखो क्लास आपको लंबी जरूर लगेगी, लेकिन हाँ इतना है, जो बच्चे सीरियस है और जिन्हें पता है कि जीके ही सिलेक्शन दिलाएगी, वो पूरी क्लास देखेगा और अपने टॉपिक सारे कवर करेगा। और आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, चाहे आप इस क्लास से करो, चाहे आप किसी भी क्लास से करो, बुक से करो, लेकिन डिटेल वाइज प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जीके में नंबर अच्छे गेन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूगोल में मेंढर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? अब आपको ये पता होना चाहिए मेंढर होता क्या है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी से है जी। ये किससे? नदी से। नदी विसर्प होता है एक, यदि आपने पढ़ा हो, नदी विसर्प क्या होता है? नदी विसर्प। नदी विसर्प जब नदियां है ना मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो क्षेत्रीय अपरदन से ना अधिक प्रभावी होने के कारण ना वो ना घाटी को गहरा करने की बजाय चौड़ा करने में लगी रहती है और थोड़ा फैल के चलती है। वही विसर्प क्या कहलाता है आपका? वही विसर्प कहलाते हैं। नदियां सीधे मार्ग की बजाय टेढ़े मेढ़े सांप की तरह चलती है, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर चलती है, जिससे नदियों के मार्ग में ना अनेक मोड़ आते हैं, और इन मोड़ों को ही क्या कहा जाता है? नदी विसर्प कहा जाता है। इससे ही आपको पता होना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, पिटरा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिटरा ड्यूरा है क्या? इसका आपका राइट आंसर है, डायरेक्ट मैं बता देता हूं, यह है ना पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों से जड़ने की एक तकनीकी है। देखो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट से तो ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते, लेकिन हमें इतना पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान ग्रह में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका प्रदान किया गया था? इसका आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला तो 2020 का था, अब हमें 23 का कवर करना है। करंट अफेयर की सीरीज चली हुई है, एक बार जाकर वीडियो जरूर देखना, मजा आ जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में स्टैटिक जीके प्लस किया हुआ है उसमें मैंने, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट तो बनेंगे प्लस जिस भी टॉपिक की आपकी करंट अफेयर है एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है उसमें। सबसे पहले यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन ये निकलेगा, ऐसा आपको पता करना है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डायरेक्ट पूछा जाता है। पहले इसकी डिटेल कवर करते हैं, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर का है, 20 का है, इससे तो आने के चांस बहुत कम है। हम कवर करेंगे 23-24
करंट अफेयर की सीरीज जाके देखना। अब मैं इससे डिटेल से कवर करा दूं 2-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। किस किस के लिए? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये आपका दिया जाता है। सबसे बड़ा ये पुरस्कार है और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख। पुरस्कार में कितना प्राइज दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक पट्टी दी जाती है, पट्टी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, यदि आज तक आपके याद नहीं हुआ होगा तो अब मैं 1 मिनट में आपको याद कराने जा रहा हूं। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? आपका इसका मोहनजोदड़ो की ये बनी थी आपकी, कहीं से बनी थी? आपकी कांसे से ये बनी थी। ठीक है जी। अब इसकी डिटेल कवर करते हैं हम क्वेश्चन की। मोहनजोदड़ो, मोहन बहुत ज्यादा सीधा था। क्या था मोहनजोदड़ो? सीधा था, इसलिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। जैसे आपका एक है आपका कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा पप्पा किसके थे? रवि के। इसका मतलब पप्पा हड़प्पा किस नदी किनारे है? रवि के। और पप्पा रवि के बहुत सीधे थे, सीधे नहीं, बहुत दयावान थे। दयावान मतलब दयाराम साहनी। इसकी भी एक क्लास बनाई हुई है, जाकर आप उसे देखना। शॉर्ट वीडियो की तो कम से कम 50 प्ले लिस्ट क्रिएट है शॉर्ट वीडियो की। एक बार आप जाकर देखना, बहुत कुछ कवर होने वाला है आपका। अब इससे याद करते हैं। जो मोहन था ना, बहुत पैसे वाला था। याद कैसे करोगे? मोहन के पास क्या था? बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा रकम थी। इसलिए उसने क्या किया? सबसे बड़ा विशाल स्नानागार बनाया। भाई पैसे की कमी नहीं थी। चलो जी, जब मोहन के पास पैसा था तो उसने क्या किया? कांसे से बनी नर्तकी की मूर्तियां भी बनवाई। पैसा बोलता है, कोई बात नहीं जी। इसके बाद पैसा ज्यादा होने के कारण इसने अनाज रखने के लिए बड़े अनानागार भी बनवाए और सबसे बड़ी बड़ी इंटें बनवाई। जब पैसा होगा आदमी के पास तो सबसे बड़ी इंटें बनवाएगा। सूती वस्त्र पहनता था जी ये, उस टाइम भी सूती वस्त्र पहनता। क्यों? मोहन के पास पैसा था। मोहन नहीं है वहां पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मैं आपको मोहन से रिलेट करके याद करा रहा हूँ, पैसे से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जिससे कि बड़ी बड़ी चीजें, कीमती चीजें आपके याद रहे, आपके माइंड में सेव हो सके। इसके बाद जो मोहन था, पैसा उसके पास ज्यादा था। कासे का पैमाना भी था जी, भाई पैसे वाले के पास तो कासे का पैमाना मिलेगा ही। और जहाज निशान वाली मोहरे भी रखता था। और क्या हुआ? जब इसके पास पैसा था तो आर्य आए, उन्होंने आक्रमण कर दिया और ये जहाज में निशान वाली मोहरे लेकर मोहन वहां से गायब हो लिया। दोबारा बता देता हूँ, देखो कुछ हद तक तो देखो 4-5 तो याद हुए होंगे। अच्छे से समझोगे, अच्छे से माइंड में सेव करोगे, पूरे याद होंगे। मोहन के पास क्या था? पैसा। जब पैसा होगा आदमी के पास, वो क्या क्या करेगा? बड़े बड़े बाथरूम बनवाएगा, विशाल स्नानागार, अनाज रखने की बड़ी बड़ी जगह बनवाया, मकान बनाने के लिए बड़ी बड़ी ईंटें बनवाई। पैसा बहुत है भाई। सूती वस्त्र पहनना, जब पैसा होगा तभी तो सूती वस्त्र पहनना। कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्तियां बनवाई, जो कि यही क्वेश्चन था। ठीक है जी। कांसे के पैमाने बनवाए। जहाज निशान वाली मोहरे लेकर भाग लिया था क्योंकि आक्रमण कर दिया था। आर्यों को पता चल गया था कि मोहन के पास तो जी बहुत ज्यादा पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पेले ब्राजील, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना, पालो रोजी स्पेन, काइलियन मपल्ले फ्रांस। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा आपका सुमिलित नहीं है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलो रोजी स्पेन। पोलो रोजी स्पेन, क्योंकि आपका ब्राजील जो है, ब्राजील में क्या है आपका? ब्राजील जो है ना, ये सबसे पहले तो यही नहीं पता चल रहा होगा कुछ स्टूडेंट को, क्वेश्चन है क्या ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये है ना खिलाड़ियों के नाम है, किसके हैं? विभिन्न देश और उनके खिलाड़ियों के नाम है। जो पेले थे ना, पेले पेले किस देश के खिलाड़ी थे आपके? पेले आपके ब्राजील के थे। ठीक है। अर्जेंटीना के कौन थे? डिएगो तो जो थे आपके अर्जेंटीना के थे। और काइलियन जो है आपके, ये आपके फ्रांस के। जबकि जो है ना ये पोलो रोजी कहाँ के हैं? इटली के फुटबॉल खिलाड़ी है। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी है। इस वजह से इस बार आपके जो भारतीय खिलाड़ी है, कौन से खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये टॉपिक ट्रेंडिंग में रहने वाला है। इसलिए आप ये टॉपिक पहले से कवर करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आधार दर बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि द्वारा अनुमति होने पर वह कुछ मामलों में उसे उधार देना संभव है। किसकी अनुमति चाहिए? ये चाहिए जी आपके आरबीआई। आरबीआई बैंकों का बैंक पूछा जाता है, आरबीआई। क्वेश्चन ये बनता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आपके आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है जी। नीति आयोग मैं आपको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग में है? सुप्रीम कोर्ट आपके भाग नंबर 5 में है।
सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय की एक लाइन याद कराई थी लास्ट वाले पेपर में, गांव का नहीं सेवा अभी स्थान अधिक है। ऐसे कर करके चलना, सब कुछ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किसी कर्मचारी से सेवानिवृत्ति लाभ और संबंध, भारत में सेवानिवृत्ति लाभ और संबंध में लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ, क्या है जी ये ईपीएफओ का पूर्ण रूप से क्या नाम है? ऐसे क्वेश्चन में है ना, नाम एक जैसे देते हैं, यदि जिसके स्टूडेंट के याद हो वो तो थोड़ा ध्यान से लगा देगा, लेकिन इसमें गलत होने के चांस बनते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्प्लाइज प्रोविडेंट एंड ओनाइजेशन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये किस अधिनियम के तहत स्टार्ट हुआ था? ये 1952 के है। क्या ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है जी। ये एक सरकारी संगठन है जो आदमियों के, कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन खातों को का प्रबंध करता है। कर्मचारी भविष्य निधि गवर्नमेंट वाले जो होते हैं उनके विधिक प्रावधान किस अधिनियम के तहत होते हैं? 1952 के अधिनियम के तहत ही आपके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संग्रहित वायरस है? जीका वायरस आपका जैसे कोरोना वायरस है, जीका वायरस है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, एंडी मच्छर। एंडी मच्छर जीका वायरस रोग है ना, मुख्यतः एंडी मच्छरों के प्रसारित वायरस से होता है। और ये सबसे पहले कहां होता? ये आपका 1947 में प्रारंभ हुआ था। 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था। बस इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया? अब ये 20 की बात करते हैं, हम 20 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 23-24, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात ये थी मुख्य क्या था? भारत के चुनाव आयुक्त, फिलहाल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, नाम क्या है उनका? वे कवर करेंगे सारे के सारे, उस टाइम का हम याद नहीं रखते। उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है चुनाव आयुक्त का? राजीव कुमार। कौन नंबर के हैं? 25वें। ठीक है जी। वो जो चुनाव, ये तो है मुख्य वाले हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त। एक चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका नाम क्या है? अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे। इतना आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं नियुक्ति के बारे में बता दूं। हमारे राष्ट्रपति जी है, नाम क्या है उनका? राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। कवे नंबर के? 15वें। एक है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम क्या है हमारे? जगदीप धनखड़। 10 कराऊंगा थोड़ा स्पीड से। ये कवे नंबर के? 14 नंबर के। और पीएम कौन से हमारे? मोदी जी है, 15वें नंबर के। इसे याद ऐसा करना, नंबर बताने के लिए कवर करा रहा हूं मैं आपको। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बड़े पद होते हैं, इसलिए 15वें नंबर के हैं। बड़ी डिजिट 15। और जगदीप धनखड़ राज्यसभा के प्रधान सभापति भी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, जो कि आपके 14वें नंबर के हैं। राज्यसभा किस आर्टिकल में आती है? ये आप सरला से याद रख सकते हो। सरला से बनता है आपका संसद, जो कि 79। रैसा आपका राज्यसभा 80, लोसा आपका लोकसभा 81। राज्यसभा आपकी आर्टिकल नंबर 80 में है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? वो है आपके DY चंद्रचूड़। कौन नंबर के हैं आपके? ये आपके 50वें के हैं। महान्यायवादी कौन है हमारे? महान्यायवादी है आपके वेंकट रमणी। कौन नंबर के आपके? 16 नंबर के हैं। अब आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के भी चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है? सीओ कुमार। हरित कुमार हर गोयल थे पहले, सीओ कुमार सिंह आपके ये हैं। चुनाव आयुक्त में आपको बता चुका हूं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है हमारे? कैग। कौन? कैग, CAG। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। गिरीश चंद, इनका नाम क्या है? गिरीश चंद मुर्मू, 14वें नंबर के। कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक आर्टिकल नंबर 1848 में आपका होता है। इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। अब देखो इसने क्या किया है, 12 अक्टूबर तो डेट आपको बता दी, लेकिन 12 अक्टूबर के साथ साथ आपसे सन पूछना चाह रहे हैं, इसलिए सन का आपको पता होना चाहिए। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं सन वाले फेवरेट। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा इसरो का, एक आपसे DRDO, एक आपसे BSNL, एक आपसे LIC। और जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं इनके आपको सन पता होने चाहिए कि कौन सा कब। कुछ हद तक ये आपके आयोग है, जैसे कि एक आपके अधिनियम है
5-6 अधिनियम है, जैसे वन्य संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इनके भी डायरेक्ट ऑप्शन टीसीएस कंपनी के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन अच्छे से देखते चलना, मजा आ जाएगा। वो आपको पता चल रहा होगा कि डिटेल कैसी मिल रही है आपको और कितना आपका कुछ कवर हो रहा है। मैं आपसे बात करता हूं, जो मानव अधिकार आयोग होता है इसमें क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है। डेट याद हुई, क्या डेट है आपकी, 12 अक्टूबर 1993। अब इसमें क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है आपका अध्यक्ष। मानव अधिकार आयोग के ना जो आपका अध्यक्ष होगा, एक वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, जो कि रिटायर हुए होंगे। अब मैं बात करता हूं, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के बाद 5 क्या होते हैं इसमें, 5 पूर्वकालीन सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 6 मत लगा देना इसमें, 5 वर्ष या आयु होती है 70, 65 मिलेगी, 70 मैक्सिमम बच्चे गलत लगाएंगे इसे। मेरा कहने का तात्पर्य है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो वो होते हैं ना आपका अध्यक्ष और सदस्य, उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, आयु होती है 70 की। यदि मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी आयु पूछ ली कि मैक्सिमम कितनी होगी, 70 ऑप्शन में है, 60 ऑप्शन में, 65 ऑप्शन में, मैक्सिमम स्टूडेंट 60 और 65 पर जाएंगे, 70 पर वो जाएगा बच्चा जिसको इसकी डिटेल अच्छे से पता होगी। इनमें से जो भी पहले होगी वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कम वायुमंडलीय दबाव और एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है, उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोल्ड्रम्स। इसका मतलब क्या है, भूमध्य रेखा के निकट में, आपको एक्सप्लेन करके सिखा देता हूं। ये आपकी भूमध्य रेखा बीचों बीच, आपकी 3.5 डिग्री उत्तर की साइड है। एक भूगोल वाली वीडियो है, जाके देखना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने चैनल का, नहीं, अच्छा डाटा है। ये आपकी कौन सी है, मकर रेखा। अब क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। भाई ये 23.5 से 5 यहाँ होगा लगभग, हल्का सा, इससे भी थोड़ा नीचे होगा, और इधर होगा 5 डिग्री, बहुत कम है, 5 डिग्री ज्यादा ले लिया। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। ये जो पेटी होगी ना, ये निम्न वायुदाब पेटी होगी, जहां केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रभावित होती है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे डोल्ड्रम्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1984 के नेतृत्व में बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। जब पार्टी की बात आई है, बहुजन समाजवादी पार्टी, 5 पार्टियां हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशीराम। काशीराम ने कब की थी, 1984 को की थी। चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। अब आप सभी को पता है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सेंटेसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IM 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में कवरेज में सुधार करने के लिए, ये भाई आपकी करंट अफेयर 2020 की है, हमें कवर करनी है 22 की, 23 की, क्योंकि इससे इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बनने के चांस नहीं, इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा फैक्ट से भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के, चलो मैं इसका आंसर तो बता दूं, आंसर तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षण। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा लास्ट ईयर की करंट अफेयर का। अगर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है। केंद्र शासित प्रदेशों के आपको राज्यपाल और भाई सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी एक मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी एक्स्ट्रा फैक्ट वाली क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है जी। इसका आपका राइट आंसर था उस टाइम का डी, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा थे, अब वर्तमान में तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सामवेद को भारत के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, क्या माना जाता है। इसका आपका राइट आंसर है, सामवेद को माना जाता है संगीत और कला सामवेद में ही आपकी पाई जाती है। सामवेद का एक उपवेद है, उपवेद पूछा जा सकता है आपको, उसका नाम है आपका गंधर्व वेद। क्या है आपका उपवेद, गंधर्व वेद। अब इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन फेवरेट पूछे जाते हैं वो मैं आपको कवर करा देता हूँ साथ के साथ। वैदिक साहित्य में 4 साहित्य रचनाएं शामिल है। कितनी रचनाएं शामिल है, 4। कौन कौन सी है, एक तो है संविदा या वेद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। डायरेक्ट पूछा जाएगा इनमें से 4 में से कौन सी है, कौन सी नहीं है। दोबारा देख लीजिएगा एक बार सभी स्टूडेंट, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या माने गए, वेद माने गए। वेद शब्द का विद शब्द से बना है जिसका अर्थ है जानना व ज्ञान। ये याद रखना, 4 कौन कौन से थे, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण और वेद। इसके बाद वैदिक ग्रंथों में श्रुति श्रवण के आधार पर और स्मृति के आधार के बीच का विभाजन किया गया। वेद कितने आपके, 4। कौन कौन से,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सभी को पता है, चार है, सबसे छोटा पता है, सबसे बड़ा पता है, लेकिन ये बात पता होनी बहुत जरूरी है। पहले तीन को संयुक्त रूप से देवतरीय या वेदों की तिगड़ी कहा जाता है। तिगड़ी में कौन कौन से कैसे याद रखोगे? जो आधे वाला है ना, आधा हटा दिया जी, पूरे पूरे ले लिए तीनों, ऐसे याद रखना। ठीक है जी। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। भजनों का संग्रह मिलता है और दुनिया में सबसे सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पुराना वेद है आपका। ठीक है जी। इसे मानव जाति का पहला सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें 1028 तो क्या है आपके, 1028 आपके इसमें मंत्र है। सूक्त कहा जा जिन्हें। मंडल कितने हैं? मंडल नामक 10 पुस्तक इसमें संग्रह है। छठे मंडल और दूसरे से 7वें मंडल तक सबसे पुराने और सबसे छोटे मंडल पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसमें से आपका 8वां मंडल कण्वों और अंगीरों से संबंधित है। 9वां मंडल सोमा से संबंधित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का आपका वर्णन है, जिसे सूर्य देव को समर्पित किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में देवी वाली नदी कहा गया है। यजुर्वेद का देखिएगा। यजुर्वेद आपका यज्ञ की प्रार्थना की पुस्तक है। यज्ञ के बारे में किसमें वर्णन है आपका? यजुर्वेद में है आपका। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 है। यजुर्वेद के आपके 2 ग्रंथ है, शुक्ल और आपका कृष्ण। ठीक है जी। शुक्ल यजुर्वेद छंदों को व्यवस्थित और स्पष्ट करता है। कृष्ण यजुर्वेद छंदों को एक अवस्थिति अस्पष्ट प्रेरक ग्रहण करते हैं। आपका इसके बाद अथर्ववेद, जादू टोना किसके बारे में है? आपका अथर्ववेद के बारे में। इनसे एक क्वेश्चन पूछा था, 4 के 4 में आपको कवर करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनेगा, साइंस से टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा। ये 1 नंबर आपका पक्का है। अच्छे से ये टॉपिक पूरा कवर करना है। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका मतलब राइट आंसर होगा इसका प्रकाश। अब कौन सा चीज किसे किस में कन्वर्ट करता है ये पता होना चाहिए। एक हमारी मोटर होती है घर की, साधारण भाषा में बताऊंगा, टेक्निकल वाला जो इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। ठीक है। मोटर क्या होता है? सबसे पहले मोटर की बिजली के तार लगाए, तार लगाती, तार मतलब इनपुट क्या दिया? इलेक्ट्रिकल। इनपुट क्या दिया? विद्युत दी और वो मोटर घूमनी चालू होगी और वो विद्युत का में बदली आंतरिक में। ऐसे ही समझना है, पूरी सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। मोटर में क्या किया? मोटर के तार लगाए, इनपुट दी इलेक्ट्रिक बिजली दी और वो घूमने लगी, मूव करने लगी, यांत्रिक होगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। में इलेक्ट्रिकल को ई से लिखूंगा, मैकेनिकल को एम से लिखूंगा, शॉर्ट में जल्दी काम हो जाएगा सारा। इसके बाद आपका डायनोमो होता है, जिसे बोलते हैं जनरेटर। डायनोमा, जनरेटर में बिजली के तार तो लगाए नहीं, जनरेटर को घुमाया, घुमाया बोले तो मैकेनिकल एनर्जी दी और क्या दे रहा? वो बिजली पैदा कर रहा। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को एम से, इलेक्ट्रिकल को आपका ई से बिजली को। इसके बाद आपका आया पंखा, छत का पंखा, बिजली के तार लगाए, इलेक्ट्रिकल दी, घूमने लगा मैकेनिकल में। इसके बाद आपका बल्ब, बल्ब में क्या था? इलेक्ट्रिकल दी, इलेक्ट्रिक को प्रकाश ऊर्जा में उसने कन्वर्ट कर दिया। एक फोटोवोल्टिक सेल होता है, क्या होता है? फोटोवोल्टिक सेल जो उसके बारे में कह रहा है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको कन्वर्ट करेगा। सितार क्या होता है? 3 टर्म और होती है। एक तो होता है आपका लाउड स्पीकर, जितना पता है ना सारी डिटेल बताता चलूंगा, बस कंप्लीट क्लास देखो आप। लाउड स्पीकर, एक होता है माइक, एक होता है सितार। सितार देखो, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल को कहीं में साउंड वेव में, माइक है, माइक में बोल लिया हमने दी साउंड, साउंड को कहीं में कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में, साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आवाज हमने बोल ली तो तार वो वायर में वो होकर कहीं में वायर विदाउट वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुई। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसे मिलेगा? लाउड स्पीकर को। इसका मतलब इसे इनपुट क्या दी जाएगी? इलेक्ट्रिकल, और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करके साउंड में भेज देगा बाहर। ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में, अति आवश्यक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियम समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितना होता है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 मिनट। किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ना अतिरिक्त समय 120 मिनट की होती है। ये आपका अतिरिक्त समय का विचार कब से स्टार्ट हुआ था? आपका 1897 से हुआ था। कब से हुआ था? 1987 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? वास्तुकला की जो आधुनिक शैली, जो आपकी वास्तुकला की सरकी शैली थी ना, ये आपकी उत्तर प्रदेश से थी। जौनपुर राज्य, जौनपुर का नाम सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश की। जौनपुर यूपी फेमस है। जौनपुर यूपी में ना की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। पूछा जाता है जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक। देखो कहां से कहां तक पॉइंट एक दूसरे कनेक्ट होते हैं।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और जो तुगलक के ना अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में बनाया था, ये किसकी स्मृति में? जोना खां। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ ये हिस्ट्री कहाँ से आ गई, ये हिस्ट्री से ही संबंधित है, वहीं पर आपको घुमा के मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। जोना खां की स्मृति में बनाया था कब? 1359 को ये आपका बनाया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की ये राजधानी थी। जौनपुर में है ना सत्ता का संस्थापक मलिक सलवर था, ठीक है। और ये जो संस्कृति है ना, जो आपकी शैली है, ये उस टाइम से ही प्रचलित आपकी है। और जौनपुर को, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है जौनपुर का भारत का सिराज, भारत का सिराज। आज की क्लास में बहुत खतरनाक क्वेश्चन कवर कराने हैं, 15 क्वेश्चन में कह के चला हुआ हूँ, वो ऐसे ही नहीं चला हुआ हूँ। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? आपका जौनपुर शहर को कहा जाता है। 20 भी मिल सकते हैं, बस समय की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बजट से क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। डायरेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 18-19। आप इस बार का बजट 23-24 का बजट कवर करोगे। बजट से आपके 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है जी। दिल्ली पुलिस के कोई सी शिफ्ट में एग्जाम हो, 4 तो हाँ नहीं आने हैं, इसलिए बजट बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करना होगा। लास्ट ईयर भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला आपकी पर्वतीय शिखर है? पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर पूछा हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देवमाली। देवमाली किस घाट का पर्वत है जी आपका? ये आपका पूर्वी घाट का पर्वत श्रृंखल है। अब आपको पूर्वी घाट और पश्चिम घाट से क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में जिन बच्चों को जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक तो होता है आपका बंगाल की खाड़ी। क्या होता है जी आपका? बंगाल की खाड़ी। एक होता है आपका अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो, ये आपका है, सपोज करो ये भारत का नक्शा है, जगह पर है नहीं, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हुई, ये आपका अरब सागर हुआ। डायरेक्ट पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में आपका एक तो चेन्नई पड़ता है, सबसे पहले तो बोले तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। ये किस साइड पड़ते हैं? आपके बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, ठीक है। इधर कौन कौन से पड़ते हैं आपके? इधर केरल, कर्नाटक, गोवा, केरल, कर्नाटक, गोवा और आपका गुजरात। गोवा, गुजरात, इधरली साइड कितने पड़ते हैं आपके? 5 इस साइड है आपके, 4 इस साइड है। अब मैं आपसे तट वाला क्वेश्चन पूछता हूं। जो आपका ये यहां से लेके यहां तक कोरोमंडल तट होता है, कौन सा तट होता है आपका? कोरोमंडल। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? जो मंडल है ना, मंडल आपका किस हाथ में था? सज्जे हाथ में था। इधर है ना आपके अरब सागर में कौन कौन से पड़ते हैं? केरल पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, गोवा पड़ता है, गोवा, महाराष्ट्र भी तो है, गुजरात के बीच में महाराष्ट्र है। 5 आपके अरब सागर में, 4 आपके बंगाल की खाड़ी में। इस तट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट बोला जाता है। और इस वाले तट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट बोला जाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, मालाबार तट बोला जाता है। और कर्नाटक और आपके गोवा के बीच के तट को केंद्रा तट बोला जाता है, केंद्रा। और आपके गोवा और गुजरात के बीच के तट को कोकण तट बोला जाता है। और ये आपका इधर डेल्टाई क्षेत्र होता है। एक बार भूगोल की वीडियो जाके देखना, तहलका वाली है वो, लगभग 25 से 30 क्लास उसमें वीडियो में मैंने क्या करा रखी है, शॉर्ट वीडियो से कंप्लीट टॉपिक कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न थुम्बा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS के पास स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में आपका स्थित है, इसरो के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक राग नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार आपका राग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन आपका बंगाल था, ठीक है, फरेजी आंदोलन आपका बंगाल था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूका असम। आपका गलत हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कूका असम की बजाय कहां था? पंजाब। और सारे आपके सही है। कूका कहां पर था? आपका पंजाब में था। पोलीगर आपका कहां था? ये किन्नौर, ठीक है। फरेजी ये ठीक है। मोपला आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 1986 में शुरू किया था। राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम जब ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31। समिति भारत के चुनाव सुधारों से संबंधित, इनमें पूछा कौन सी समिति भारत के चुनाव सुधारों, भाई चीनी घोटाला हुआ, आपका कर घोटाला हुआ, जितने भी आपके हैं सारों में सर एक समिति बनाई जाती है। एक समिति वाला टॉपिक मैं आपको लेकर आऊंगा, क्योंकि टफ टॉपिक है, याद नहीं होता, वो बोर्ड पे मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें स्क्रीन पे इतना मैं लिख नहीं पाता, ठीक है। चलो जल्दी ही आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर आना पड़ेगा मुझे।
आ जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा आएंगे जल्द। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजीत गुप्ता। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कौन 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 सी समिति होती है। एक होती है तारकुंडे समिति, एक दिनेश गोस्वामी समिति भी होती है, वो भी इससे संबंधित होती है आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी की टीम एक दिवसीय सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया? तो उस टाइम 19 का है, अब 22-23 का कवर करना है। करंट अफेयर की क्लास देखिएगा आप जाकर। क्वेश्चन नंबर 33। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है? ये आपकी वर्क या किडनी को प्रभावित करती है। ये अपना नेफ्राइटिस किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के लिए पदस्थ नहीं है? ये भी आपका उस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा उस टाइम के जय बच्चन। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें करंट अफेयर का 23-24 का कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। यहाँ पर बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। इसका डी का आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्प रक्त शर्करा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? इंसुलिन अग्नाशय का ना एक भाग लैंगर हैस की वो बीटा कोशिका वाला मैटर है, इससे इतनी जानकारी जरूरी नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। प्रणब मुखर्जी जिसका अगस्त 2020 में, ये भी 20 का है, वो आपके 13वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के बैंक की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं? चेक संख्या में कितने अंक होते हैं? इसका आंसर है आपका सी, 6 अंक होते हैं जी। पैन कार्ड का पता होना चाहिए आपको, एटीएम का पता होना चाहिए आपको, एटीएम, ठीक है जी, एटीएम होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड का पता होना चाहिए आपको। ये तीनों के अंक जिन स्टूडेंट को पता है वो कमेंट बॉक्स में दे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पिन कोड होता है पोस्ट ऑफिस वाला। चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कोई सी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा मिलेगा। 37 का आपका, 38 का, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द क्या है? पोलज शब्द एक आपका सालाना खेती योग्य भूमि थी, सालाना खेती योग्य भूमि। पोलज वह थी आपकी वह भूमि जिसमें एक के बाद एक फसल को सालाना खेती करी जाती थी। बस इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट 39। खादर और बांगर शब्द निम्न में से किस मृदा से संबंधित आपके हैं? इसका आपका राइट आंसर है कछार। कौन सी मिट्टी है? कछार। क्या होता है कछार मिट्टी? यह नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है ना, उसमें पोटास की बहुलता होती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और 42% क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है, बता ही देता हूँ चलो मैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या आपको बोला जाता है? बांगर। और आपकी जो नई जलोढ़ होती है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है ना, इसलिए बताना जरूरी था। जलोढ़ होती है उसे बोला जाता है खादर। आप ये है ना सीरीज कंप्लीट देखते चलना, जीके में तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ पाओगे। डेसेडो लाइंस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। ये करंट अफेयर का था उस टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली, अग्रसेन की बावली कहां पर स्थित है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में आपका है अग्रसेन की बावली। ये पुरातत्विक स्थल है जी, ठीक है, उसमें 105 सीढ़ी है टोटल। बस इतने सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी पूछी जा सकती है। 42। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया गया था। 42वां व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था। किसमें दिया जाता है आपका? इसका आपका राइट आंसर है हिंदी। राइट आंसर आपका हिंदी। स्टार्ट कब हुआ था ये व्यास सम्मान? भारतीय हिंदी साहित्य के योगदान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा है सबसे बड़ा कौन सा साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार? और आपका दूसरा कौन सा है आपका? ये है व्यास सम्मान। ठीक है जी। और ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला व्यास सम्मान 1991 में, ये पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट, 1991 में रामविलास शर्मा। यदि आप 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करना चाहते हो, एक तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, एक आपका व्यास सम्मान हुआ, एक आप जितने भी पुरस्कार है प्रथम किसे दिए गए, किस कृति के लिए दिए गए, कवर करके रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका छत्तीसगढ़। आपका गलत है, भीमबेटका कहाँ है? आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में स्वदेशी आंदोलन
स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का विभाजन। ये भी विभाजन वाला जो टॉपिक है। 20 जुलाई डेट क्या थी? 20/7/1905 कर्जा होगा था जी उस टाइम, इसलिए क्या करता, बंगाल को बांट दिया था। कर्जा होने के बाद बेच दिया था। बेचा नहीं, ट्रिक है याद करने की। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? क्या था वो? कर्जा होगा था, कर्जन था, इसलिए उन्होंने विभाजन कर दिया था। इसकी डिटेल देखते हैं। 7 अप्रैल 1905 को क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में ना स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। डायरेक्ट पूछा जाता है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 45, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है, वो क्या है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर। अब कुछ बच्चों को, इसका तो डी होगा, मैं आपको 2 पॉइंट बता दूं। एक होता है हाइड्रो, एक होता है हाइड्रो। अब ये बताओ, पहले गै गमला आएगा या डै डमरू आएगा? पहले सर जी आएगा गै गमला। अब ये बताओ, एक होती है आर्द्रता, एक होता है घनत्व। आर्द्रता पहले आएगी या घनत्व? ए पहला आएगा, घ पहला आएगा, अ पहला आएगा। इसका मतलब ये तो आर्द्रता का आंसर होता है और ये वाला घनत्व का होता है। जिन बच्चों को डाउट हो उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका क्लियर है बहुत अच्छी बात है, शाबाश मेरे बच्चों। ये आपका आर्द्रता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापा जाता है, हाइड्रोमीटर घनत्व नापा जाता है। अब बात करते हैं, बैरोमीटर भी तो है। बैरोमीटर से क्या होता है? वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। एक आपका होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? हवा की शक्ति को या गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान था? उस टाइम था 48वां, अब का 23 का। यदि किसी स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद का आपका नहीं हुआ था। किसका? जामा मस्जिद का। अब थोड़ा सा, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? इसका हुआ था 1650 में हुआ था। शाहजहां द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा प्रारंभ करा गया था। 1656 में पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। इसका में ना जो लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है। तुगलकाबाद का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। फिरोज शाह कोटला तथा तुगलकाबाद का कहाँ हुआ था? तुगलकाबाद का निर्माण तुगलक काल में हुआ था, जो कि 1320 से 1414 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या प्रदान करते हैं? क्वेश्चन ये पूछा था डायरेक्ट। इसका क्या होता है? ये है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका एसबीआई। उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मंडल खेल किस वर्ष से आयोजित किए गए थे? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 से किए गए थे। जो आपके 2010 से किए गए थे। अब तो करंट अफेयर का याद रखना, बस सीरीज देख लेना जाके एक बार, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 50, सितंबर 2020 का करंट अफेयर था, उसका आंसर ये था आपका 50,000 है। नहीं, इसमें 50,000 था उस टाइम का आंसर ये। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।